प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बोध परीक्षण। बोध परीक्षण आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखिए, बोध परीक्षण बहुत कुछ परीक्षार्थी के अनुभव पर, उसके पढ़ने की क्षमता पर और पाठ का कितना अभ्यास किया है, कितना पठन क्षमता अच्छी है उसकी बोध क्षमता, पाठ को पढ़ के समझने की क्षमता कितनी अधिक है, उस पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई गद्य का अंश होता है या कह सकते हैं पाठ होता है जो अपठित होता है, जिसको जो है परीक्षार्थी जो है पढ़ा नहीं रहता कभी, उसको दिया जाता है। तो पाठ को पढ़कर विषय का जो मूल अर्थ यदि आप निकाल लेते हैं, उसी को पाठ बोध कहते हैं। और इस पाठ बोध का जो परीक्षण है, उसी को बोध परीक्षण बोलते हैं। बोध परीक्षण में परीक्षार्थी की योग्यता की जांच की जाती है। बोध की योग्यता की जांच की जाती है। इसमें जो है परीक्षार्थी की सही सूझबूझ तथा ग्रहण करने की सही क्षमता की परख की जा सकती है इस परीक्षा के माध्यम से। और इसलिए ये परीक्षा जो है परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। इस प्रकार के प्रश्न आयोजित किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ तरीका जान लें। इस प्रश्नों को हल करने के लिए नंबर 1 क्या करना चाहिए? पहले चरण में, प्रथम चरण में पाठ को शीघ्रता से पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो पाठ दिया गया है या पद्यांश या गद्यांश आपको दिया गया है, उसको जल्दी से पढ़ के, तीव्रता से, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जल्दी से ये नहीं पढ़ना है कि उसका अर्थ निकल के चला जाए। इस प्रकार शीघ्रता से पढ़ना है कि आपको केंद्रीय भाव उसका समझ में आ जाए कि उस पाठ में कहा क्या गया है। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरे चरण में प्रश्नों तथा उसके चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। केंद्रीय भाव आपको समझ में आ गया। अब उससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। अभी हल करने का प्रयास मत करिए, आप उसको केवल प्रश्नों को पढ़िए और विकल्पों को पढ़िए। अब तीसरे चरण में आप क्या करेंगे? तीसरे चरण में पाठ को पुनः पढ़ना है और पढ़ते हुए प्रश्नों को ध्यान में रखकर, जिन प्रश्नों को आपने पढ़ा है उसमें उसको ध्यान में रखकर उसके उत्तर को रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर को आपको रेखांकित पेंसिल से, चाहे पेन से, कुछ भी से आप ध्यान में रखते हुए रेखांकित करें। अब रेखांकित करने के बाद चौथे चरण में प्रश्नों को हल करें। ये जो रेखांकित किया गया है, इसके आधार पे आप प्रश्न पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। तो ये तरीका है, आप घबराइए नहीं इसको देख के। सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे पाठ को जल्दी से पढ़ेंगे और उसके केंद्रीय भाव को समझेंगे। केंद्रीय भाव का मतलब उस पाठ में क्या अर्थ कहा गया है, क्या किस बात की चर्चा की गई है, उसी को केंद्रीय भाव कहते हैं। और उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। फिर दूसरे चरण में प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके विकल्प को पढ़ेंगे। तीसरे चरण में अब प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे, वो भी पाठ को जल्दी जल्दी पढ़ते हुए। पाठ को पढ़ते हुए उसके प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे
और उसको हो सके तो रेखांकित भी करते चलेंगे। अब चौथे में उन प्रश्नों को हल करेंगे, चौथे चरण में इस प्रकार हम उसको हल करते चलेंगे। चलिए और एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं कि उन प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं, एक उदाहरण के रूप में आइए हम देखते हैं उसको कि कैसे हम उनको हल करेंगे। तो हम पहले चरण में शीघ्रता के साथ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूरब की धर्मचेतना का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। पश्चिम नया धर्म चाहता है, पूरब नया ज्ञान। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। वहाँ यंत्र है, मंत्र नहीं। यहाँ मंत्र है, यंत्र नहीं। वहाँ भौतिक संपन्नता है, यहाँ आध्यात्मिक संपन्नता है। पश्चिम के आध्यात्मिक दैन को दूर करने में पूरब की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरब के भौतिक दैन को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूरब पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्थता मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधन से मुक्त होगी। पूरब का अध्यात्मवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियवाद से छुटकारा पाएगा। भागवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मठता का चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को स्वर्गमय बनाएंगे। जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। विरक्त मूलक आध्यात्मिकता का स्थान लोक मांगलिक आध्यात्मिकता लेगी। यह आध्यात्मिकता लोक मंगल और लोक सेवा में ही चरितार्थ पाएगी। मनुष्य मात्र के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदनशील और क्रियाशील होकर ही हम लोग आध्यात्मिकता को प्राणवान जीवंत और सार्थक बना सकेंगे। ज्ञान को शक्ति में नहीं, परमार्थ तथा उत्सर्ग ढालकर ही हम मानवता को उजागर करेंगे। प्रकृति से हमने जो कुछ पाया है उसे हम बलात् छीनी हुई वस्तु क्यों माने? क्यों न हम यह स्वीकार करें कि प्रकृति ने अपने अक्षय भंडार को मानव मात्र के लिए अनावृत कर रखा है। प्रकृति के प्रति प्रतियोगिता या स्पर्धा का भाव क्यों रखा जाए? वस्तुतः प्रकृति के प्रति सहयोग और कृतज्ञता का सदाशय सहयोग ही मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को राग द्वेष से मुक्त करता है और स्पर्धा को प्रेम में बदलता है। आज आणविक प्रौद्योगिकी को मानव कल्याण का साधन मानने की अत्यंत आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी रागात्मकता का विकास हो। रविंद्र और गांधी जी का यही संदेश है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय पर बल दिया है। मानवता की रक्षा और उसके विकास के लिए पूर्व पश्चिम का सम्मिलन आवश्यक है। तभी कवि पंत का यह भी कथन चरितार्थ हो पाएगा, मानो तुम सबसे सुंदरतम। तो अब इसको प्रथम चरण में हमने शीघ्रता के साथ पढ़ा है। दूसरे चरण में अब जब है उसके प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। दूसरे में प्रश्नों को पढ़ते हैं। ऊपर लिखित आवरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है।
पूरब पश्चिम का सम्मिलन, मानव उत्पीड़न से मुक्ति, पूरब पूरब और पश्चिम पश्चिम है, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो देखिए शीर्षक जो है हमने ये पूरा जो पढ़ा उससे एक बात निकल के आई कि पूरब पश्चिम सभ्यता के विषय में कहा जा रहा है, और एक सभ्यता के पास जो है दूसरी सभ्यता के पास नहीं है, एक दूसरे में कुछ न कुछ कमियां हैं, और उसमें एक दूसरे को यदि अपने जो चीज़ें हैं उनके पास है, एक दूसरे को देकर वो अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का कुछ अर्थ निकल के भाव ग्रहण करके वो आया है सामने। तो अब आगे इस प्रश्न को हम पढ़ें। आगे प्रश्न पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। मनुष्य का एक साथ दैहिक और आत्मिक विकास निम्नलिखित कथनों की क्रियान्वित हो से ही संभव है। पूंजीवाद और समन्वयवाद के समन्वय से, पूरब और पश्चिम के समन्वय से, तंत्र और मंत्र के समन्वय से, लोक और परलोक के समन्वय से। अब देखिए, पश्चिम के पास अभाव है आध्यात्मिक संपदा का, भौतिक सुख सुविधा का, यांत्रिक सभ्यता का, वैज्ञानिक प्रगति का। जो हमने पाठ पढ़ा उसमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी, ये सब चीज़ें वहाँ कहाँ कहाँ आई हैं। प्रकृति के प्रति शेषकर है मनुष्य का रागात्मक भाव, कृतात्मक भाव, स्पर्धा भाव, असूया भाव। भौतिक साधन विपन्नता से मुक्ति के लिए आज अनिवार्य है। आणविक शस्त्रों का निर्माण, परलोकवादी विचारधारा का त्याग, पश्चिम सभ्यता का अनुकरण, प्रौद्योगिकी का ग्रहण। अब आगे देखिए छठवां, मनुष्य मात्र के दुखों एवं अभावों के प्रति संवेदनशीलता से सप्राण एवं सार्थक बन सकती है हमारी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति। प्रकृति से स्पर्धा, आध्यात्मिकता, भौतिक संपन्नता। वर्तमान युग में आध्यात्मिकवाद सार्थकता प्राप्त कर सकता है। लोकहित भावना से संपन्न होकर, प्रकृति पर विजय होकर, जीवन से पलायन करके, विरक्त मूलक अध्यात्म को अपना करके। नवा देखिए, मैत्री, करुणा और अहिंसा को अपनाने से दूर होने की संभावना है। प्राच्य भौतिकवाद के दैन्य की, पश्चिम भौतिकवाद की विपन्नता की, पश्चिम अध्यात्मवाद की विपन्नता की, पूरब अध्यात्मवाद की विपन्नता की। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ है, पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूरब की धर्म चेतना का समन्वय आवश्यक है। प्रौद्योगिकी और अध्यात्म के समन्वय के लिए, यांत्रिकता और औद्योगिक के विकास के लिए, मानवता की रक्षा और विकास के लिए, बौद्धिकता और रागात्मकता के समन्वय के लिए। 10वां देखिए प्रश्न, 10वां प्रश्न है इसमें, श्रद्धा और इला के समन्वय से कवि का अभिप्रेत है। भौतिक और रसायन का, रागात्मकता और बौद्धिकता का, रागात्मकता और विरागात्मकता का, सहृदयता और कर्मठता का। अब आइए इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अब हम एक बार इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम उसको अंडरलाइन भी करेंगे। तो पहला प्रश्न था इसमें,
शीर्षक को लेके कि अवतरण का जो है शीर्षक क्या हो सकता है। अब देखिए बार बार पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूरब की धर्म चेतना मतलब आध्यात्मिक बात की जा रही है और दोनों को एक दूसरे के कुछ देकर पूरक बनने की बात की जा रही है। समन्वय की बात, सामंजस्य स्थापित करने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार की बात की जा रही है, तो इसको हम इन दोनों को अंडरलाइन करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इसके का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। अब देखिए पश्चिम नया धर्म चाहता है। क्या चाहता है? पश्चिम नया धर्म चाहता है। अब देखिए ये प्रश्न में पूछा गया क्या कौन चाहता है और क्या किसका पूरक था। तो पूरब नया ज्ञान चाहता है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। वहाँ यंत्र है, मंत्र नहीं। यहाँ मंत्र है, यंत्र नहीं। वहाँ भौतिक संपन्नता है, यहाँ आध्यात्मिक संपन्नता है। पश्चिम के आध्यात्मिक दैन को दूर करने में पूरब की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए एक प्रश्न था इसमें, प्रश्न नंबर है 8वां। इसमें करुणा मैत्री इस प्रकार की बात की गई है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब आगे देखिए पूरब के भौतिक दैन को पश्चिम प्रौद्योगिकी दूर करेगी। अब पूरब के भौतिक दैन को, दैन माने कमी को समझ सकते हैं, दैन का मतलब कमी को प्रौद्योगिकी दूर करेगी। मतलब पूर्व में आध्यात्मिकता है और पश्चिम में जो है औद्योगिकरण है, ज्ञान है। तो पूर्व के लोग अपनी आध्यात्मिकता पश्चिम को दे देंगे और पश्चिम के लोग अपनी जो है प्रौद्योगिकी, अपना ज्ञान जो है पूर्व के लोगों को दे देंगे। तो इस प्रकार दोनों की कमियां पूरी हो जाएंगी और दोनों जो है संतुलित हो जाएंगे, यही मतलब है। देखिए पूर्व में भौतिक दैन्य है, ठीक, और पश्चिम में जो किसी की दैन्यता है, ये देखिए पश्चिम में आध्यात्मिक दैन्य, आध्यात्मिकता की दैन्यता है। दैन्यता माने दीनता है, दुखी है, कमी है, इसका मतलब यही है। अब देखिए आगे, पूरब पश्चिम के मिलने से ही मनुष्य की देह और अध्यात्म को एक नया चरितार्थ मिलेगा। क्या मिलने से बनेगा? एक नया चरित्र बनेगा, ठीक, ये हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें इससे प्रौद्योगिकी की जड़ता के बंधनों से मुक्ति होगी और पूरब का अध्यात्मवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियता से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मठता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को स्वर्गमय बनाएंगे। जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोकमंगल की साधना करनी होगी। ये देखिए विरक्तता आध्यात्मिकता का स्थान लोक मंगलिक आध्यात्मिकता लेगी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। यह आध्यात्मिकता लोक मंगल और लोक सेवा में ही चरितार्थ पाएगी। मनुष्य मात्र में दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदी और क्रियाशील होकर ही हम अपनी आध्यात्मिकता को प्राणवान, जीवंत और सार्थक बना सकेंगे। यहाँ तक ज्ञान, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। ज्ञान को शक्ति में नहीं, परमार्थ तथा उत्सर्ग
ढालकर ही हम अपने मानव को उजागर करेंगे। प्रकृति से हमने जो कुछ पाया है उसे हम बलात् छीनी हुई वस्तु क्यों माने? क्यों न हम यह स्वीकार करें कि प्रकृति ने अपने अक्षय भंडार को मानव मात्र के लिए अनावृत कर रखा। अनावृत का मतलब खुला छोड़ दिया है। प्रकृति के प्रति अब देखिए, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का भाग क्यों रखा जाए? वास्तव प्रकृति के प्रति सहयोग, ये अंडरलाइन करेंगे, प्रकृति के प्रति सहयोग, कृतज्ञता और सदाशय होकर ही मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को राग द्वेष से मुक्त करता है और स्पर्धा को प्रेम में बदलता है। ये अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न, अब आप प्रश्नों को सामने रखेंगे तो आपको पता लगेगा इन्हीं प्रश्नों, ये अंडरलाइन कर रहे हैं, इन्हीं अंडरलाइन में इन प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। जब आपके सामने प्रश्न रहेंगे तो आप इसको अंडरलाइन कर पाएंगे और प्रश्नों को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। प्रश्न सामने भी रहते हैं तो याद रहता है। आप आज आणविक प्रौद्योगिकी को मानव कल्याण का साधन बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी रागात्मकता का विकास हो। रागात्मकता का विकास हो। रविंद्र और गांधी का यही संदेश है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित देखिए एक बात कही गई, समन्वय पर बल दिया है। ठीक, और ये क्या है? यह तभी संभव है जब मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी रागात्मकता का विकास हो। इसी बात को इस जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कहा है। क्या बात कहा है? कि जब मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी रागात्मकता का विकास होता है, रागात्मकता मतलब प्रेम का विकास होता है, और यही चीज़ श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय पे बल दिया गया है। एक बैलेंस बनाने की बात की गई है। देखिए आगे देखिए, मानवता की रक्षा और उसके विकास के लिए पूर्व पश्चिम का सम्मिलन आवश्यक है। ये अंडरलाइन करिए, आवश्यक है। तभी कभी पंत का यह कथन चरितार्थ हो सकेगा, मानो तुम सबसे सुंदरतम। अब देखिए हम इसके प्रश्नों को हल करना शुरू करें चतुर्थ चरण में। अब 2 बार हमने पढ़ भी लिया है, अंडरलाइन भी कर लिया है चीज़ों को, प्रश्नों को ध्यान में रखकर। अब उसको हम जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें शीर्षक बताना है। उपलिखित अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो देखिए पूरब पश्चिम का सम्मिलन। शुरू में ही हमने कहा था कि मिलन की बात की जा रही है, पूर्व पश्चिम के एक दूसरे के सब जो कुछ चीज़ें हैं देने की बात की जा रही है। अब देखिए अगला प्रश्न है इसमें, मनुष्य का एक साथ दैहिक और आत्मिक विकास निम्नलिखित कथनों की क्रियान्वित से ही संभव है। किससे संभव है? पूंजीवाद और समन्वयवाद के समन्वय से, पूर्व पश्चिम के समन्वय से। देखिए पूर्व पश्चिम के समन्वय से उत्तर भी सही होगा, आपको मिल गया। यही बात बार बार कही जा रही है उसमें। ये भी नहीं सही है, सी नहीं, तंत्र और मंत्र, लोक और परलोक के समन्वय से, ये बात नहीं, पूर्व पश्चिम के समन्वय की बात की जा रही है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, पश्चिम के पास अभाव है। पश्चिम के पास क्या अभाव है? किस चीज़ का? आध्यात्मिकता का अभाव है, अध्यात्म नहीं है। पश्चिम के पास औद्योगिकरण है, ज्ञान है, तो ये पहला ही सही है।
प्रकृति के प्रति शेषकर है मनुष्य का क्या है, ये अंडरलाइन हमने किया था, कृतज्ञ भाव, ये शेषकर है। आगे देखिए चौथा 5वां प्रश्न, भौतिक साधन विपन्नता से मुक्ति के लिए आज अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? ये आणविक शस्त्रों का निर्माण, ये गलत है। परलोकवादी विचारधारा का त्याग, ये भी गलत है। पश्चिम सभ्यता का अनुकरण, ये भी गलत है। ये औद्योगिकरण का ग्रहण, औद्योगिक का ग्रहण, तो ये सही है। अब 6वां देखिए, मनुष्य मात्र के दुखों एवं अभावों के प्रति संवेदनशीलता से सप्राण एवं सार्थक बन सकती है हमारी क्या, हमारी जो है आध्यात्मिकता जो है सार्थक बन सकती है। अब देखिए 7वां, वर्तमान युग में अध्यात्मवाद सार्थकता प्राप्त कर सकता है। इसका लोकहित भावना के समन्वय होकर, ये बात अभी हमने अंडरलाइन भी की है, यही सही है। और सब ऑप्शन इसमें गलत हैं, ये सब ऑप्शन गलत हैं। देखिए मैत्री, करुणा और अहिंसा वाला प्रश्न जो हमने जो अंडरलाइन हमने जो किया था वो देखिए यहीं आ गया। मैत्री, करुणा और अहिंसा को अपनाने से दूर होने की संभावना है, तो ये संभावना जो है पश्चिमी अध्यात्मवाद की विपन्नता की है। ये उत्तर नंबर सी सही होगा इसका। अब देखिए 9वां प्रश्न, देखिए, पश्चिम की औद्योगिक और पूरब की धर्म चेतना का समन्वय आवश्यक है। किसमें आवश्यक है? मानवता की रक्षा और विकास के लिए, इसीलिए समन्वय दोनों का आवश्यक है। दोनों को पश्चिम और पूर्व की ज्ञान के आदान प्रदान और अध्यात्म के आदान प्रदान की आवश्यकता इसीलिए है कि मनुष्य मात्र का विकास हो सके और उसकी रक्षा हो सके। श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय से कवि का अभिप्राय है, कवि का अभिप्राय है रागात्मकता और बौद्धिकता का समन्वय। यही बात कहने के लिए किए थे और इस चीज़ को हम अंडरलाइन करके भी दिखाए हैं। आशा करते हैं कि बोध परीक्षा की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस तकनीक से, किस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को, और आपके लिए ये वीडियो सहयोगी होगा परीक्षा में बोध परीक्षण के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।